हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी प्लस CNM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी आज फिर पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 93 के साथ एकदम शानदार तरीके से। आज हम इन 93 लेक्चर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो 93वां लेक्चर है, यानी 9 तारीख 2790 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ मिडवाइफरी के। तो सोचिए, पहले इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बस आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन का बढ़ा स्तर किस स्थिति को दर्शाता है। यदि क्या हो, गर्भावस्था के दौरान सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन का क्या हो, यदि स्तर बढ़ जाए तो किस स्थिति को प्रदर्शित करेगा। डाउन सिंड्रोम है, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या टर्नर सिंड्रोम है, या इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। तो यदि क्या हो, गर्भावस्था के दौरान अल्फा फेटोप्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्योंकि अल्फा फेटोप्रोटीन खुले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में लीक होकर मात्र रक्त को में क्या होता है, बढ़ जाता है। जो हमारा अल्फा फेटोप्रोटीन होता है क्या होता है, खुले न्यूरल ट्यूब के कारण क्या होता है, यह लीक होकर माता के क्या होता है, रक्त में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में पहली बार कब भ्रूण की मूवमेंट महसूस होती है। 10 सप्ताह, 12, 16, 20। तो गर्भावस्था में पहली बार कब क्या होती है, शिशु की मूवमेंट पता चलती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 20 सप्ताह बाद। कह रहा है कि प्राथमिक गर्भवती महिलाओं में जो हमारा प्राइमी ग्रेविडा है, इसमें पहली बार मूवमेंट क्या होता है, सामान्यतः 18 से 20 सप्ताह में क्या होती है, महसूस होती है। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भाशय फंडस की समान ऊंचाई 36 सप्ताह पर कहाँ तक होती है। नाभि तक, नाभि के ऊपर 2 उंगली, या स्टर्नल एंगल तक, या जिम्फाइड प्रोसेस तक। तो कह रहा गर्भाशय फंडस की सामान्य ऊंचाई 36 सप्ताह में कहाँ तक होती है। तो गर्भावस्था में जो हमारा क्या होती है, फंडस की समान ऊंचाई होती है, जिम्फाइड प्रोसेस तक होती है। जिम्फाइड प्रोसेस तक होती है। 36 सप्ताह पर फंडस की अधिकतम ऊंचाई क्या आती है, जिम्फाइड प्रोसेस तक क्या जाती है, पहुंच जाती है। नेक्स्ट, कर नवजात की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है। 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30, 30 से 60, या 70 से 100। तो नवजात की जो श्वसन होती है 30 से 60 बार पर मिनट होती है, 30 से 60 पर मिनट। यह सामान्य रेंज है, इससे अधिक या कम होना चिंता का क्या हो सकता है, विषय हो सकता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान करने के लिए कौन सी जांच सबसे सुरक्षित मानी जाती है। मैनुअल पेल्विक एंजाइम, या कलर डॉपलर, या ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, या MRI। तो प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान करने के लिए कौन सी जांच सबसे सुरक्षित मानी जाती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की जांच के लिए, पहचान के लिए सबसे क्या होती है, सुरक्षित जांच होती है ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी। यह बिना आंतरिक हस्तक्षेप के क्या है, सुरक्षित और सटीक परिणाम क्या करती है, देती है। नेक्स्ट, कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में कौन सी 3 संकेत शामिल होते हैं। हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या लो प्लेटलेट, या हाइपोग्लाइसीमिया, एलिवेटेड WBC, या लो कैल्शियम, या हेमाटूरिया इंसेफेली, या ल्यूकोसाइटिस, या हाइपरबिलुरिमीनिया, एडिमा, या लुकोपेनिया। तो कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में कौन सी 3 संकेत शामिल होते हैं। तो हेल्प सिंड्रोम में कौन से 3 संकेत शामिल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और लो प्लेटलेट्स। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तीनों क्या हेल्प सिंड्रोम के क्लासिक लक्षण होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और बढ़ते हैं आगे। पल्स की अनुपस्थिति और गर्भाशय की कोमलता किसका संकेत हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, या कंप्लीट एबॉर्शन की, या यूटेराइन रप्चर की, या प्लेसेंटा प्रीविया की। पल्स की अनुपस्थिति और गर्भाशय की कोमलता किसका संकेत हो सकती है।
तो पल्स की अनुपस्थिति और गर्भाशय की कोमलता किसका संकेत हो सकती है? यूटेराइन रप्चर की। यूटेराइन रप्चर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यह एक आपातकाल स्थिति है जहां तीव्र दर्द और पल्स की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट, कर डॉपलर पर भ्रूण हृदय ध्वनि किस सप्ताह से सुनी जा सकती है? 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह। डॉपलर पर भ्रूण की हृदय ध्वनि किस सप्ताह से सुनी जा सकती है? तो डॉपलर पर भ्रूण की हृदय ध्वनि हमारा 10 सप्ताह पे सुनी जा सकती है। डॉपलर डिवाइस में आमतौर पर भ्रूण हृदय ध्वनि क्या होती है? 10 से 12 सप्ताह में क्या हो सकती है? सुनी जा सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोलर प्रेगनेंसी का मुख्य अल्ट्रासाउंड लक्षण क्या है? स्रो स्टार्म पैटर्न या डबल बबल साइन या बटरफ्लाई अपीयरेंस या लीवर स्पॉट्स। तो कह रहा मोलर प्रेगनेंसी का मुख्य अल्ट्रासाउंड लक्षण क्या है? तो मोलर प्रेगनेंसी का मुख्य अल्ट्रासाउंड लक्षण होता क्या है? तो हमारा हो जाएगा स्नो स्टार्म पैटर्न। इसमें क्या होता है? मोलर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की जगह पर यह विशिष्ट लक्षण देखा जाता है। नेक्स्ट, कह रहा ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण की ग्रोथ बढ़ाना, प्लेसेंटा का निर्माण, गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना या स्तन के विकास को बढ़ावा देना। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य होता है गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना। तो गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना यह लेबर को प्रेरित करने और पीपीएच रोकने में क्या करता है? सहायक है। नेक्स्ट, कर प्राथमिक शिशु पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है? स्तनपान कराना, श्वास मार्ग को खोलना, ऑक्सीजन देना या तापमान जांचना। तो कह रहा प्राथमिक शिशु पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है? प्राथमिक शिशु पुनर्जीवन में पहला कदम होता है श्वास मार्ग को खोलना। तो श्वास मार्ग को खोलना यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। एयरवे को खुला करना सबसे पहला और अनिवार्य कदम होता है। नेक्स्ट, कर न्यूनतम प्रसव के लिए आवश्यक सर्वाइकल डायलेशन कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कर न्यूनतम प्रसव के लिए आवश्यक सर्वाइकल डायलेशन कितनी होती है? तो बराबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। यह डायलेशन बच्चे को बाहर आने की अनुमति देने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट, कर टेट्रालॉजी ऑफ फाइलेट में कौन सा दोष शामिल नहीं होता? वेट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पल्मोनरी स्टेनोसिस या राइट वेट्रिकुलर हाइपरट्राफी या आस्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो कह रहा टेट्रालॉजी ऑफ फाइलेट में कौन सा दोष शामिल नहीं होता है? तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यह टेट्रालॉजी के 4 में से कोई नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? पेल्विक इन्फेक्शन या क्रोमोसोमल असामान्यता या हाइपरथायराइडिज्म या ब्लड प्रेशर। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो गर्भपात का सबसे सामान्य कारण होता है क्रोमोसोमल असामान्यता। क्रोमोसोमल असामान्यता यह लगभग 60% शुरुआती गर्भपातों का क्या है? कारण यही होता है। नेक्स्ट, तो कह रहा है थ्रेंटेड एबॉर्शन में कौन सा लक्षण होता है? थ्रेंटेड एबॉर्शन में कौन सा लक्षण होता है? सर्विक्स खुला होता है, भ्रूण मृत होता है, सर्विक्स बंद होता है या कोई रक्तस्राव नहीं होता। तो कह रहा थ्रेंटेड एबॉर्शन में कौन सा लक्षण होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर्विक्स बंद होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सर्विक्स बंद होता है। थ्रेंटेड एबॉर्शन में ब्लीडिंग के बावजूद सर्विक्स क्या होता है? बंद रहता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत है? मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत है? भ्रूण का अच्छा स्वास्थ्य, प्लेसेंटा प्रीविया या भ्रूण पर तनाव या पूर्ण विकास। तो कह रहा है मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत है? मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत होता है? तो भ्रूण पर तनाव यानी डिस्ट्रेस का क्या संकेत है? या भ्रूण की आंतों से मल स्राव का क्या होता है? संकेत होता है। नेक्स्ट, कह रहा है HIV संक्रमित गर्भवती महिला को नेविरापिन कब देना चाहिए? प्रसव के दौरान, प्रसव से पहले, डिलीवरी के बाद या बच्चे को जन्म से पहले।
तो कह रहा है HIV संक्रमित गर्भवती महिला को नेविरापिन कब देना चाहिए? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव के दौरान। एकल खुराक प्रसव के समय दी जाती है और नवजात को भी क्या होती है, दी जाती है। नेक्स्ट, कर लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या FSH? तो कर लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो लैक्टेशन के लिए हमारा आवश्यक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यह दुग्ध उत्पादन का क्या है, प्रमुख हार्मोन है। नेक्स्ट, कर सी सेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त एनेस्थीसिया कौन सा है? जनरल, लोकल, एपिड्यूरल या सेडेटिव? तो कर सी सेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त एनेस्थीसिया कौन सा है? तो हमारा सी सेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त एनेस्थीसिया होता है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल होता है। यह सुरक्षित, प्रभावी और माँ को सचेत रखता है। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक्लेम्सिया में सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, लाबेटालोल या डायजेपाम? तो कह रहा क्या एक्लेम्सिया में सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? तो एक्लेम्सिया में सबसे पहले दिया था क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट दौरे को रोकने के लिए यह प्राथमिक दवा होती है। नेक्स्ट, कर रूबेला संक्रमण में भ्रूण में क्या समस्या हो सकती है? हड्डियों की कमजोरी, श्रवण दोष, रक्त की कमी या उच्च बीपी? तो कह रहा रूबेला संक्रमण में भ्रूण में क्या समस्या हो सकती है? तो रूबेला संक्रमण में भ्रूण में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। कंजेनेटिव जो हमारा क्या कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में बहरेपन का क्या होता है, जोखिम अधिक होता है। नेक्स्ट, कर नवजात पीरियड कितने दिनों का होता है? 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 7 दिन? तो नवजात पीरियड कितने दिन का होता है? तो हमारा नवजात पीरियड कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 दिन। तो जन्म से लेकर 28 दिन तक का समय नवजात काल कहलाता है। नेक्स्ट, का भ्रूण की स्थिति की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? पेल्विक एग्जाम या अल्ट्रासाउंड या MRI या BP मापना? तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि भ्रूण की स्थिति की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है अल्ट्रासाउंड। यह सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका माना जाता है। नेक्स्ट, कर लेबर में सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो लेबर का सबसे लंबा चरण होता है पहला। इसमें क्या होता है, सर्विक्स के फैलने का समय होता है जो सबसे लंबा होता है। सर्विक्स का क्या होता है, पहले चरण में फैला होता है जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय तक होता है। नेक्स्ट, कर डिलीवरी के बाद 1 घंटे तक निगरानी क्यों जरूरी होती है? स्तनपान के लिए, माँ को खाना देने के लिए या PPH के खतरे की पहचान के लिए या बेबी का वजन देखने के लिए? तो कर डिलीवरी के बाद 1 घंटे तक निगरानी क्यों जरूरी होती है? तो डिलीवरी के बाद 1 घंटे तक निगरानी क्यों जरूरी होती है? PPH के खतरे की पहचान के लिए। तो PPH के खतरे की पहचान के लिए जरूरी होती है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरा पहले घंटे में ही होता है। नेक्स्ट, कर फोलिक कैथेटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? पेशाब निकालने के लिए, BP बढ़ाने के लिए या भ्रूण स्थिति बदलने के लिए या ऑक्सीजन देने के लिए? तो कह रहा फोली कैथेल क्या कर रहा है, फोली कैथेटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो फोली कैथेटर पेशाब निकालने के लिए या मूत्र निकासी हेतु क्या सामान्य उपकरण है? तो पेशाब निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा टोकालॉजिकल टोकालिटिक्स में कौन सी दवा नहीं आती? नाइफेडिफिन या इंडोमेथासिन या मैग्नीशियम सल्फेट या ऑक्सीटोसिन? तो कह रहा क्या टोकालिटिक्स में कौन सी दवा नहीं आती? टोकालिटिक्स में हमारा ऑक्सीटोसिन, यह लेबर बढ़ाने की दवा है, न कि रोकने की। जो हमारा ऑक्सीटोसिन है क्या, लेबर को बढ़ाने की दवा है, और बाकी सारे क्या हैं, लेबर को रोकने के लिए दवा है। नेक्स्ट, कर लेबर में आराम दिलाने के लिए कौन सा नॉन फार्मालॉजिकल उपाय उपयोगी है? एंटीबायोटिक्स, हीट पैक, फेंटेनिल या क्लोरोफार्म? तो कर लेबर को आराम दिलाने के लिए कौन सा
नॉन फार्माकोलॉजिकल दवा है। तो हमारा 28 का हो जाएगा हीट पैक। यह दर्द कम करने का एक प्रभावी और घरेलू उपाय है। नेक्स्ट, कर एकल स्वस्थ नवजात का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 2 से 2.5, 2.5 से 4.5, 2.5 से 4 या 4 से 5 किलोग्राम। तो एक स्वस्थ नवजात का वजन कितना होता है? 2.5 से 4 किलोग्राम। कहीं 3.5 देता है तो दोनों सही होते हैं। यह समान नवजात की क्या वजन सीमा है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा, मातृत्व मृत्यु दर की गणना किस आधार पर होती है? प्रति 1 लाख जीवित जन्म, प्रति 10,000 मौतें, प्रति 1 लाख, प्रति 100 माताएं या प्रति 100 नवजात। तो कह रहा मातृत्व मृत्यु दर की गणना किस आधार पर होती है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म के आधार पर क्या होती है? मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक विधि है। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।